to the Elite Circle podcast presented by Elite Model Academy and powered by Skill Pro India. আমি সুদীপা দা এলিট সার্কেল পডকাস্টের হোস্ট অ্যান্ড দোস্ত। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন যে দ্য এলিট সার্কেল পডকাস্ট এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনারা ঘরে বসেই শিখতে পারবেন নানান স্কিলস, অনেক টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স এবং অনেক ইন্টারেস্টিং স্টোরি, ইন্টারেস্টিং জার্নি, যেগুলি আপনাকে সাহায্য করবে আপনার ফিউচারকে ব্রাইট বানাতে। আজকে আমাদের সাথে দ্য এলিট সার্কেল পডকাস্টে উপস্থিত আছেন এমন একজন মহান ব্যক্তি যিনি অলরেডি দীর্ঘ 15 বছর ধরে ফ্যাশন মডেলিং ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত। তাকে আমরা নানান ইভেন্ট শো, ফ্যাশন শোতে অ্যাজ আ জুরি মেম্বার, অ্যাজ আ জাজ দেখতে পেয়ে থাকি এবং তিনি অনেক অ্যাডভার্টাইজমেন্টেরও কাজ করেছেন। তাকে অনেক ডিজাইনারদের সাথেও কাজ করতে দেখতে পাওয়া যায় এবং তিনি সালমান খানের শো 10 কা দামেও পার্টিসিপেট করেছিলেন। তিনি হলেন আজকের আমাদের গর্জিয়াস ওয়ান অ্যান্ড অনলি মিস্টার মনপ্রীত সিং। তার এই জার্নি এবং মডেল হয়ে ওঠার এই সমস্ত কিছু আজকে আমরা তার থেকে জানবো। তাই আর বেশি দেরি না করে সরাসরি তার সাথে কথা বলে নেব। हेलो सर, कैसा लग रहा है आपको द एलिट सर्कल पॉडकास्ट में आके? आई थिंक ये मेरा शायद दूसरा या तीसरा पॉडकास्ट हो सकता है। सो एंड आई एम द से कि आई वांट टू से कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कि আমার বাংলা এত ভালো নেই, तो आई वुड से इन हिंदी, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। एंड हाँ, तो जहाँ तक आपका पॉडकास्ट का बात है कि पॉडकास्ट तो मैं काफ़ी कर चुका हूँ, लेकिन एलिट से एक अलग लगाव है हमारा। जो हमारा एलिट इंस्टीट्यूट है मॉडलिंग से रिलेटेड, इनसे फ्रॉम लास्ट 2.5 ईयर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। एंड मेरे लिए तो ये एक घर जैसा एक माहौल है कि मेरे लिए जितने स्टूडेंट्स मैं जिनको एडुकेट करता हूँ यहाँ पर, सब मेरे एक फैमिली जैसे हैं और प्यार से हम लोग सीखते हैं। सो मेरे लिए हमेशा से एक बहुत ही अच्छा एक इन्वायरमेंट रहा है। एंड जब इन्होंने कहा कि हमारा एक पॉडकास्ट भी होगा अपनी ही टीम के साथ, सो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी। आपको कुछ डिटेल्स में बताना है कि आपका ये मॉडलिंग प्रोफेशन आप क्यों चूज़ किए हैं? इतना प्रोफेशन रहते हुए भी आपने क्यों मॉडलिंग प्रोफेशन को ही चूज़ किया है? अगर मॉडलिंग की बात कही जाए तो सी, मॉडलिंग इज़ ऑल अबाउट ग्लैमर। और ग्लैमर इंडस्ट्री कैसी होती है कि अगर आप एक डॉक्टर से भी पूछो, एक लॉयर से भी पूछो और एक किसान से भी पूछो, तो हर कोई मूवीज़, फैशन, इन सबसे जुड़ा हुआ है, देखता है, फॉलो करता है। और मुझे मालूम है कि हर कोई इंसान अंदर ही अंदर बैठकर कहीं ना कहीं शाहरुख खान की जगह पे खुद को रखता है कि यहाँ पे तो मैं भी हो सकता था। कोई ऐड फिल्म देखता है तो लगता है कि मैं भी वहाँ हो सकता था। कोई होर्डिंग्स देखते हैं आप किसी ब्रांड की, तो आपको लगता है कि इससे बेटर तो मैं हूँ, मैं भी हो सकता था। बट बात वही होती है कि वहाँ तक पहुँचना कैसे है, जाना कैसे है, ये हर किसी को मालूम नहीं है। एंड इसी कारण प्यार तो हमेशा इस चीज़ के लिए रहता है कि हमें भी ग्लैमर इंडस्ट्री में आना है। सो मेरे दिल में भी था, बचपन से ही था। बचपन में हम अमिताभ बच्चन की मूवीज़ देखते थे, उस वक्त शाहरुख खान की मूवीज़ आती थी, सलमान खान, इसी सबको तो मैं मतलब बचपन में देखता था। तो लगता था कि हम भी बनेंगे कभी ऐसा, हम भी थोड़ी एक्टिंग करेंगे, मॉडलिंग करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे पॉसिबल था नहीं, तो मैंने चूज़ किया था कि पढ़ाई कर कर डैड के साथ फैमिली बिजनेस करना है। एज वी आर पंजाबीज़, तो हम लोग ज़्यादातर फैमिली बिजनेस में ही जाते हैं। सो मैंने अपनी बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में पढ़ाई किया करने। जहाँ तक मेरे स्टार्टिंग की बात है, तो मेरा बस वही था कि मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, BSc IT करनी है, उसके बाद फैमिली बिजनेस। एंड वो कहते हैं ना कि पंजाबी ज़्यादातर फैमिली बिजनेस में ही जाते हैं, तो हम लोग वही फैमिली बिजनेस में ही सोच रहे थे कि बस वही नॉर्मल सी लाइफ थी, चल रही थी। थोड़ा बहुत मुझे कॉलेज में मेरे दोस्त लोग, स्कूल के जो मेरे फ्रेंड्स थे, सो वो थोड़े बहुत बोलते थे कि हाँ तेरे लुक्स अच्छे हैं, तुम अगर ट्राई करोगे तो कुछ बन सकते हैं। ऐसे तो हर कोई बोलता है, जैसे मम्मी भी बोलती थी मेरा बेटा बहुत सुंदर है, कुछ बन सकता है, हीरो हीरो, वो हर माँ बाप बोलता है। लेकिन मेरे में भी वो कॉन्फिडेंस था नहीं कि मैं कोई कुछ बनूंगा, तो मैंने कभी ट्राई किया भी नहीं था। फिर मुझे सेकेंड ईयर मेरे कॉलेज के मुझे हुआ था रेजिस्टेंस टाइफाइड, जो 1 in a million केस होता है। तो आई वॉज लाइक अबाउट टू डाई। उस टाइम आई लॉस्ट 20 kgs और काफ़ी हालात सीरियस हो गए थे। मम्मी ने भी खाना पीना छोड़ दिया था कि मेरा बेटा बचेगा कि नहीं बचेगा। मैं पिछले 15-20 दिन से हॉस्पिटल में था। सो उस टाइम मैं जब बैठा हुआ था, तो मैंने फिर मम्मी को एक बात बोली
कि मम्मी अगर मैं सरवाइव करता हूँ इस पूरे सिनारियो को जिसमें लग रहा है कि शायद नहीं बचेंगे, हालत बहुत ख़राब थी, तो मैं बोला अगर मैं सरवाइव करूँगा ना तो मैं वो करना चाह रहा हूँ जो मुझे करना है। अब तक मैं वो कर रहा था जो आप चाह रहे थे, पढ़ाई करो, फैमिली बिजनेस करो, कुछ साल बाद शादी करो, दैट्स इट, वही लाइफ थी। तो मैं बोला मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी, क्योंकि अगर मैं बचा तो मुझे ज़िंदगी मेरे हिसाब से जीनी। तो मेरे मॉम डैड ने उस टाइम तो बोल दिया कि इमोशंस में आके, हाँ बेटा तू बच जा, तू जो चाहेगा तू वो कर। तो मैं ठीक है, अब देखते हैं भगवान की दया से। सो थैंक्स टू गॉड कि थोड़ा सेकेंड लाइफ चीज़ से बाहर आ गया। फिर मैंने मॉम को बोला कि मम्मी मैं ग्लैमर इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहता हूँ, नॉट ओनली मॉडलिंग, मुझे एक्टिंग में भी जाना था कि कोई मूवीज़ मिले, सीरियल्स मिले, मॉडलिंग मिले, कुछ भी मिले, मुझे ग्लैमर इंडस्ट्री में ट्राई करना था। क्योंकि मतलब मेरे दिल में एक तमन्ना थी, मैं ट्राई करना चाहता हूँ, जस्ट गिव मी फ्यू ईयर्स, कुछ हुआ सो हुआ, नहीं तो फिर से फैमिली बिजनेस है। तो मेरे मॉम डैड बोले चलो ठीक है तू ट्राई कर ले, वी आर विथ यू। डैड थोड़े से गुस्से थे, पापा उतना मानते नहीं, पर मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी ने बहुत साथ दिया कि हाँ तुम करो। उसके बाद फिर मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैंने ये अपना जर्नी शुरू। आप कितना साल हो गए इस फैशन मॉडलिंग इंडस्ट्री में हैं? मैं कॉलेज के शायद थर्ड ईयर के बाद ही मैं शुरू कर दिया था, तो लाइक 16-17 ईयर्स के करीब तो हो ही गया है, ऑलमोस्ट लाइक दैट। और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आई कैन से दैट कि मैंने अब इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है अपना कि मैं चाहकर भी नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे इस इंडस्ट्री को छोड़ के कुछ और करना है। लाइक मेरा बहुत सारे अभी और भी है, लाइक मेरा जिम का बिजनेस भी है, मेरे वेयर हाउसेज हैं, फैमिली बिजनेस भी है, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज का, प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन समवेयर डाउन द लाइन लोग कह सकते हैं कि कुछ लोग मॉडलिंग को एज अ हॉबी मान के चलते हैं, बट मैं इसको हॉबी नहीं मानता हूँ, मैं इसको प्रोफेशन मानता हूँ और मैं इसको दिल से प्यार करता हूँ अपनी इस इंडस्ट्री को। तो मैं एक बिजनेसमैन कहलाने से ज़्यादा पसंद करूँगा कि आई एम अ प्रोफेशनल मॉडल एंड मैं प्रोफेशनली इस ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। सर ये बताइए कि आपने सलमान खान शो 10 कदम पे गए थे, पार्टिसिपेट किए थे, तो वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ का एम्बियंस कैसा था, कैसा लगा आपको? स्पेशली सलमान खान सर से जब आपने मिले तो वो क्या था आपके लिए? कंसिडर किया जाए तो ये तो काफ़ी पुरानी बात है, आई थिंक मोर देन 10 साल से ऊपर हो गया इस बात को। लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि मेरे स्टार्टिंग जब मैंने मॉडलिंग इंडस्ट्री और ग्लैमर इंडस्ट्री में की थी तभी मुझे ये मौका मिला था। और अगर मैं मानता हूँ कि मुझे अगर ये मौका नहीं मिला होता तो शायद मैं इस इंडस्ट्री में उतना सीरियस नहीं होता, क्योंकि आप जितना भी मॉडलिंग और ग्लैमर इंडस्ट्री में आप स्ट्रगल करोगे, काफ़ी साल निकल जाते हैं, तो आदमी एक टाइम के बाद कमज़ोर पड़ जाता है, स्टार्ट थिंकिंग कि हुआ कि नहीं होगा, थिंग्स विल वर्क और नॉट। बट मेरे इस मॉडलिंग आने के बाद ही शायद आफ्टर 2 और 3 ईयर्स के अंदर ही मुझको कोलकाता में कॉल आया था, कि कॉल नहीं आया था एक्चुअली, ऑनलाइन वो टीवी में वो सब आती थी उस टाइम ऐड कि 10 कदम एक होने वाला है गेम शो, जैसे KBC अमिताभ बच्चन का होता था कौन बनेगा करोड़पति, उसी हिसाब से सलमान खान का भी एक शो होने वाला है और उसके लिए आप अपनी फ़ोटोज़ और अपना समथिंग कुछ पिन नंबर था कि इस पिन नंबर पे आप अपना नंबर और हाई लिख कर भेजिए तो हम लोग आपको बुलाएंगे ऑडिशंस के लिए। तो मैंने भेजा, मैंने ऐसे ही मस्ती में भेजा, मुझे मालूम था होगा नहीं शायद, तो हो गया, मैं सिलेक्ट हो गया। तो हाँ मैंने चलो ठीक है। फिर कोलकाता में ऑडिशंस हुए थे, तो कोलकाता में मैक्सिमम उस टाइम के बहुत सारे लोग गए थे हमारे उस टाइम पर, ग्लैमर इंडस्ट्री से भी, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स भी, बहुत लोग के ऑडिशन दे रहे थे। मैंने भी ऑडिशन दिया था। तो मैंने जब ऑडिशन दिया, देकर मैं जब आया तो मेरे को शायद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद कॉल आया कि सोनी टीवी से कि आपको इस शो के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है और आपका ऑडिशन ऑल ओवर इंडिया सेकंड बेस्ट ऑडिशन है। ग्रेट था। तो मेरा तो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ऊंचा होगा कि सेकंड बेस्ट ऑडिशन दिया है मैंने इस शो के लिए। तो मैंने चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक रियलिटी शो है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको वो लोग सिलेक्ट करते हैं, ऐसे नहीं कि वो रैंडमली उठा लेते हैं। सिलेक्शन तो होता है क्योंकि शो के अंदर कि आप कैसे उस शो के अंदर आप दिखोगे, बोलोगे, आपको समझ भी है। अगर हम आपको खड़ा करते हैं एक टेलीविज़न के सामने कि
क्या बोलना है, क्या आपको उसकी नॉलेज भी है। तो ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं ऑडिशंस के अंदर। उस टाइम वो चीज़ मैंने दी। फिर मेरे को उससे पहले कभी मैं फ़्लाइट में नहीं बैठा था, मैं कभी फ़्लाइट में नहीं बैठा था हम लोग। तो ऐसा था कि मुझे उन्होंने बोला कि आपके लिए हम लोग फ़्लाइट की टिकट्स कर दे रहे हैं, और मैंने बोला कि मैं तो अकेले आऊँगा। तो बोलता आप चाहो तो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ला सकते हो। तो मैंने कहा हाँ, मेरी मॉम, डैड, मम्मी, पापा, दीदी, तो हम लोग सब जाएंगे। तो बोला हाँ, सबकी टिकट हम लोग देंगे। सो इट वॉज लाइक दैट कि चलो मैं अपने दम पर अपनी पूरी फैमिली को लेकर जा रहा हूँ। ग्रेट। उस टाइम काफ़ी बड़ी बात होती थी, आज से बहुत साल पहले की बात है, कि पूरी फैमिली को लेकर जा रहा हूँ साथ में। तो वो भी मुंबई, मैं मुंबई उससे पहले कभी गया नहीं था, तो मुझे मुंबई का कोई आइडिया नहीं था। तो भी पूरा हमारी फैमिली मुंबई जा रही है, तो वी वर वेरी एक्साइटेड। पापा भी बहुत खुश थे इस चीज़ को लेकर, मॉम, डैड सभी खुश थे। तो हम लोग जब गए वहाँ पर तो वहाँ पर जाके मुझे पता चला कि वहाँ पर एक और ऑडिशन होता है। आई जस्ट थॉट कि चलो ठीक है, मुंबई पहुँच गए तो ऑडिशन हो गई है, अब तो काम बन ही जाएगा। वहाँ जाके पता चला कि वहाँ पे तो ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, और इतने लोग आए हुए हैं कि आपको फिर वापस एक और ऑडिशन देनी है। और इस बार आप वेस्ट बंगाल में सिलेक्ट हो रहे हो, लेकिन आप पूरे इंडिया से आपको फाइट करना ऑडिशन में। आई वॉज लाइक दैट कि बाप रे बाप, फिर से करना है। बट हाँ, जैसे था कि जब मैं उस रूम में घुसा था, तो घुसते सारे सब लोग बोले थे मनप्रीत मनप्रीत मनप्रीत। मैं इतना नाम क्यों बोल रहे हो? तो कुछ लोग बोल रहे थे कि आप हो मनप्रीत, आपका ऑडिशन सेकंड बेस्ट हुआ है, सेकंड बेस्ट हुआ है। सो आई वॉज लाइक कि कॉन्फिडेंस था कि हाँ चलो अच्छी बात है। सो उसके बाद उस टाइम मेरे बाल काफ़ी लंबे थे, इतने इतने लंबे थे, और सलमान खान की मूवी आई थी तेरे नाम, तो लंबे लंबे बाल रखने का ऐसा था। तो मेरे बाल वैसे ही थे। तो समवेयर डाउन द लाइन ना, तो वहाँ की जो क्रिएटिव टीम होती है हर एक चैनल की, तो उन्होंने बोला कि आपके बाल बहुत लंबे हैं और सलमान खान के लुक्स के साथ थोड़ा बहुत आपस जाता है, तो आपको हम लोग इस टाइप से लेंगे। तो दे वर हैविंग लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन देयर माइंड। तो फिर वहाँ पे बैठे, फिर से ऑडिशन हुआ। तो वहाँ पे कुछ लेडीज़ थी जो ऑडिशन ले रही थी, तो उन्होंने ऑडिशन लिया मेरा। लेने के बाद मुझे देखा और बोला कि चलो तुम वेट करो। वहाँ पे बहुत सारे डीजेज आए हुए थे, आरजेस, मॉडल्स। मुझे बाद में पता चला कि मुझे जिस एपिसोड के लिए बुलाया गया है वो एक सेलिब्रिटी एपिसोड है। मतलब इट वॉज नॉट एन नॉर्मल एपिसोड कि आप कुछ आम जनता है, आम लोग है खेल रहे, इट्स नॉट नाइट। मुझे फेस करना था लक्ष्मी को, एंड लक्ष्मी इज अ ट्रांसजेंडर एंड शी रिप्रेजेंट इंडिया इन यूनाइटेड नेशन एज एशिया पैसिफिक। द एशिया पैसिफिक के पूरे रीजन से लक्ष्मी यूनाइटेड नेशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। शी इज अ ट्रांसजेंडर। अब वो ट्रांसजेंडर पूरी कम्युनिटी की हेड है। आपने उनको काफ़ी बिग शोज, बिग बॉस का जो शो आया था उसमें भी थी वो, और टेलीविजन में बहुत जगह पे देखा हुआ। वो वेल नोन एक फिगर है, सेलिब्रिटी फिगर है। मुझे उसके ऑपोजिट उन्होंने बोला कि तुम्हारा शो होगा। तो आई वॉज लाइक कि ओके, आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सलमान खान। वो तो अभी तो मालूम नहीं कैसे फेस करूंगा। ऊपर से आप मेरे को खिलवा रहे हो, आई एम गोइंग थ्रू एलिमिनेशन राउंड अगेंस्ट अ सेलिब्रिटी। सो मेरे माइंड में यही था कि सेलिब्रिटी का एपिसोड है, मैं तो जो भी हूँ छोटा मोटा सा एक मॉडल हूँ, तो मुझे लोग हरा के शायद भगा देंगे। तो थोड़ी देर के लिए भी अगर दिख जाऊँ तो कंसिडर कर लेते, पहले सिलेक्शन तो हो जाए। फिर उन्होंने बोला ठीक है। अब सडनली जब सब लोग बैठे हुए थे और इतने अच्छे अच्छे वेल गुड लुकिंग पीपल वहाँ पे थे ना, उनको देखकर मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था। क्योंकि यू नो व्हाट इज़ मुंबई। मुंबई का मतलब है कि ऑल ओवर इंडिया सबसे बेस्ट लोग वहाँ आते हैं फाइट करने के लिए। मैं डर गया था वहाँ देखकर कैसे होगा, क्या होगा। बट भगवान को याद कर रहा था, मम्मी पापा सब साथ में थे, दीदी भी। तो समहाउ सिलेक्शन हो गया। उन्होंने बोला कि लक्ष्मी के साथ जो एपिसोड होगा वो मनप्रीत ही खेलेगा। तो मैं बोला कि चलो, किस्मत साथ दे रही है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ इस चीज़ को लेकर कि आप कभी भी मत सोचो कि अगर आप लाइफ में किसी एक जगह पे कामयाब हो गए हो तो आपके सक्सेसफुल हो गए हो। सक्सेस इज नॉट अ मूवमेंट, सक्सेस इज अ प्रोसेस। अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपको लगातार कई सालों तक उस प्रोसेस को रखना पड़ेगा। हर मूवमेंट में आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि बस मैंने एक काम कर लिया और हो गया सक्सेसफुल, ऐसा होता नहीं है। तो इसी चीज़ से मुझे एक सीख मिली कि यही मत सोचो कि कलकत्ता में आप सेलेक्ट हो गए तो बस हो गया, या फिर आपको SMS आ गया तो आप हो गए। स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे ऑडिशन दिए, पहुंचा। और जब शो शुरू हुआ, शो था हम लोग का नेक्स्ट डे, और शो था RK स्टूडियो में, राज कपूर स्टूडियो। मतलब
किसी भी एक्टर के लिए आरके स्टूडियो में जाकर, मतलब मैं बता रहा हूँ शूट तो छोड़िए, उसके अंदर कदम रखना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आरके स्टूडियो, राज कपूर स्टूडियो अपने आप में बहुत बड़ा स्टूडियो है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री कपूर खानदान के ऊपर खड़ी है, और उनके स्टूडियो में जाकर आप ऑडिशन दे रहे हो, वहाँ सेलेक्ट हो रहे हो, वहाँ शो करोगे सलमान खान के सामने, लक्ष्मी से आप compete करोगे। मेरे लिए तो मतलब उन्होंने वहाँ से गाड़ी भेजी थी हम लोगों को, शायद उस टाइम मर्सिडीज थी कि वो ऑडी थी, मुझे अब याद नहीं है। हम लोग को होटल से पिक किया था उन लोगों ने, और मैं गाड़ी में बैठकर जा रहा था, और आरके स्टूडियो का गेट खुला है ऐसे, और मैं गाड़ी के अंदर से घुस रहा था, तो मेरे बाल बड़े बड़े, उन्होंने पूरा मेकअप कर रेडी किया हुआ था, मेरे को बाल बड़े बड़े रखे थे। तो क्राउड और ऑडियंस और लोग रहते हैं बाहर के स्टूडियो पे, गेट मतलब वो ना गेट ठोक रहे हैं मेरे गाड़ी का, देख रहे हैं कौन सा स्टार बैठा है। एंड आई वाज लाइक कि सीरियसली मैं वही हूँ, मतलब आई वाज लिविंग अ लाइफ ऑफ माई ड्रीम, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग पागल हो रहे हैं, उनको मालूम नहीं कौन गाड़ी में, वो तो ट्राई करेंगे कि कौन जा रहा है। उसके अंदर गया स्टूडियो में, फिर तब तैयार हुए। अब जाकर वहाँ पे वो लोग ये बात बोल रहे हैं कि आज के दिन जितने कंटेस्टेंट आए हैं, सर मैं नहीं था और भी कंटेस्टेंट थे, जैसे एक दिन में उनका 5 या 6 लोगों का शूट होता है अलग अलग कंटेस्टेंट का, तो बोले आज के दिन जितने कंटेस्टेंट्स का शूट हो जाएगा उतने ही कंटेस्टेंट का वो जो शो है टेलीकास्ट होगा, और जिनका आज नहीं हो पाया उनका कल नहीं होगा, कल के लिए अलग है, अलग सेट ऑफ पीपल है। तो अगर आपका आज हो जा रहा है तो आप दिखोगे, अगर आज नहीं हुआ एपिसोड, मतलब आज 2 एपिसोड में खत्म अगर हो गया, नहीं मिल रहा है टाइम उनको कुछ प्रॉब्लम से, तो बाकी के लोग वापस घर जाएंगे। तो मतलब अभी भी श्योर नहीं है मेरा कि एपिसोड होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए आज एपिसोड नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ये बोलेंगे कि चलो ठीक है लक्ष्मी के साथ कोई और खेलेगा, तुम घर जाओ। तो मैं अभी भी डरा हुआ था कि अभी भी मेरा हुआ कि नहीं होगा, बट भगवान की दया से हो गया, वो एपिसोड मेरा हुआ। और मैं जब गया एपिसोड के अंदर, तो आप लोग गूगल में या यूट्यूब में शायद अभी भी होगा वीडियो, आप सर्च कर सकते हो मनप्रीत लक्ष्मी एंड सलमान खान 10 कदम, तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो मैं जब गया, मतलब चारों तरफ ऐसे सर्कल सा बना हुआ था और चारों तरफ कैमरेज लगे हुए थे सोनी टीवी के, दे वर कैप्चरिंग ईच एंड एवरी मूवमेंट, और ऐसे कैमरे घूम रहे हैं। मतलब एक आम इंसान एक घर से जो आया कलकत्ता जैसे शहर से, कि उस टाइम हमको इतना एक्सपोजर नहीं था, तो मेरे लिए वो चीज़ लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। और फिर उन्होंने बोला कि तुम जब जाओगे तो तुमको एक डायलॉग देंगे सलमान खान का, कुछ ऐसा था मुझे अब याद ठीक से नहीं है, मोदी का कि मोहब्बतों में जीने वाले भी अजीब है, मोहब्बतों में मरने वाले भी खुश नसीब है, अजीब है उनकी दास्तां है जाने मन, फासलों में रहते हैं पर फिर भी करीब है। तो ये डायलॉग उन्होंने मुझे बोला कि तुम इसको याद कर लो, और तुम जैसे एंट्री करोगे तुमको ये डायलॉग बोलना है। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं याद कर लेता हूँ, अगर 2-4 बार रीटेक हो, बोला नहीं रीटेक नहीं होगा, एक टेक में होगा। अगर तुम फंबल किए, गलत बोले, वही दिखाएंगे, क्योंकि एक रियलिटी शो है, ये कोई ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्टेड के हिसाब से बनाते जाएंगे रीटेक पे रीटेक। सलमान खान जी के लिए रीटेक हो सकता है, लक्ष्मी जी के लिए रीटेक हो सकता है, तुम्हारे लिए नहीं होगा। तुमको एक बार में बोलना है तो बोलो, वरना उसी को ही हम लोग यूज़ करेंगे। अब मेरे को उसकी भी घबराहट हो गई। फिर उन्होंने बोला कि शर्ट खोलकर जाओ सलमान खान के सामने, और तुमको वो डायलॉग, सलमान खान का डायलॉग सलमान खान के मुंह पे बोलना है। व्हाट्स द थिंग, मतलब आप उसको सुनाओगे। तो मेरे लिए तो कभी मैंने सेलिब्रिटीज को फेस नहीं किया था, तो मैंने बोला कि भगवान का नाम लिया, मामा को यार चलो भाई आज कर देते हैं, बोल देते हैं। तो मैं भी गया बालों वालों को रखकर वहाँ पर जाकर सलमान खान के सामने मैंने डायलॉग बोला, और थैंक्स टू गॉड मैंने वो एक ही टेक में पूरा क्लियर कर दिया। वो शो शुरू हुआ, लक्ष्मी सामने खड़ी थी, शो चल रहा था। मुझे बैक ऑफ द माइंड मालूम था कि मैं चाहे कितना भी कर लूँ, मैंने ये फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड था, और एलिमिनेशन राउंड में से जो जीतेगा वो मेन शो 10 करोड़ का खेलेगा। तो मुझे तो दिमाग में ये चीज़ था कि मैंने जीतना नहीं, क्योंकि सेलिब्रिटी है, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, शायद मैं हार जाऊँगा। तो मेरे को भी जितना भी टाइम मिल रहा है एलिमिनेशन राउंड में, उतना जितना टीवी में दिखा सकूँ वो चल रहा था। तो बीच में ब्रेक हुई, ब्रेक होकर मैं जब वापस गया मेकअप करने के लिए रूम में, थोड़ा टचअप करने के लिए, तो जिस लेडी ने मुझे सेलेक्ट किया था, मुझे उसका भी नाम याद नहीं आ रहा, तो वो मुझे बोली थी कि बात कि तुम्हारे माँ बाप को तुमसे बहुत उम्मीद है, तो अच्छे से खेलना। हाँ, मेरे माँ बाप को मेरे से उम्मीद है, ठीक है देखते हैं क्या होता है, क्या गेम होती है। एंड समहाउ मुझे समझ में नहीं आया, मेरे स्टार्टिंग के उनका था टॉप 5 में से 3 जिसके सही जवाब होंगे वो
जाएगा मेन शो में, और मेरे पहले ही 3 जवाब पूरे सही, पूरे पहले के पहले 3 सही, एक भी गलत नहीं, और लक्ष्मी एलिमिनेट हो गई। सो आई वॉज लाइक कि सीरियसली, मतलब सेलिब्रिटी एपिसोड में सेलिब्रिटी को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, एंड आई विल प्ले द गेम ऑफ 10 करोड़ का, मतलब 10 CR। तो मतलब एक के बाद एक झटका लग रहा था मेरे को कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं कहाँ हूँ। जल्दी हो रहा था। सो लाइक आई पिंचिंग माई सेल्फ कि मैं सचमुच जिंदा हूँ, कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, सोया हुआ हूँ, उठ जा भाई तो क्या देख रहा है। आई वॉज गेम बनने, ठीक है गेम करते रहते, चलो हो रहा है जो हो रहा है। फिर उसके बाद शी गॉट एलिमिनेटेड, लक्ष्मी जी। उसके बाद मैंने खेला, तो मेरी सिस्टर बैठी मुझे हेल्प करने के लिए। मेरी सिस्टर की अभी शादी हो गई, वो अभी ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबर्न में। सो उस टाइम मेरी सिस्टर मेरे बगल में बैठी थी, हेल्पर के लिए। एक होता है, एक हेल्प करेगा आपको और आप गेम खेलोगे, तो एज अ हेल्पर मेरी सिस्टर थी वहाँ पे। मेरे मॉम डैड ऑडियंस में थे और मैं गेम खेल रहा था। और पहला सवाल पूछा, वो सही हुआ 1000 का, फिर 10,000 का, फिर मैंने लाख का खेला। आई वॉज गोइंग ग्रेट, सब मैं जीत रहा था। फिर सेकेंड डे शूट हुआ हम लोग का, एक और एपिसोड का, दूसरे दिन शूट चला गया था। और उस दिन जितनों लोगों का नहीं हुआ सब घर चले गए, तो वो लोग भी सब के साथ में जान पहचान हो गई थी। तो मुझे बहुत ख़राब लगा कि मतलब मेरा किस्मत साथ दे गई, मैं वो गेम खेल रहा हूँ, नहीं तो अगर होता था मैं भी वहाँ पे आकर चला जाता वापस घर खेले। नेक्स्ट डे फिर जब शो शुरू हुआ, तो फर्स्ट एपिसोड में क्या हुआ, सलमान खान ने मेरी सिस्टर को देखकर बोला कि काश मेरी भी ऐसी बहन होती। तो वो सोनी टीवी वालों ने चीज़ को पकड़ लिया, और नेक्स्ट डे उन्होंने किया कि अब मेरी बहन सलमान खान के हाथ में राखी बांधेगी। और सलमान खान किसी को बहन बनाता नहीं है। एंड आई कैन से दैट कि बैक स्टेज पे सलमान खान की मेरी बात चल रही थी, एंड ही वॉज बिहेविंग लाइक कि अरे मनप्रीत भाई बात सुन ना, मेरी बहन को बोलना राखी ना बांधे, मैं सलमान खान हूं यार, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, है ऐसे बात घुमा देना। एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार मेरे दोस्तों की तरह क्यों बात कर रहा है, इसको तो मैं बचपन से देख के बड़ा हुआ हूँ। एंड ही इज टॉकिंग टू मी लाइक दैट कि मेरी सिस्टर को समझाओ राखी नहीं बांधना है, ऐसा है। वो मतलब मस्ती हंसी मजाक कर रहा था मेरे साथ। एंड नहीं सर, आपको तो बंधवानी पड़ेगी राखी मेरी सिस्टर से। राखी वाखी लेकर आए, फिर एपिसोड शुरू हुआ, थोड़ा सा नौटंकी वटंकी की उन लोगों ने। फिर आके दीदी ने राखी बांधी सलमान खान के हाथ में, एंड पीपल वर चीयरिंग एंड ऑल दैट। तो दोज वर द मूवमेंट्स की नॉट ओनली मी, मैं फैमिली भी इन्वॉल्व थी। फिर मेरी मम्मी जाकर मिली सलमान खान से ऑन द स्टेज, पूरा डैड से भी बात किया उन लोगों ने। तो इट वॉज लाइक एपिसोड की, मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि वंस इन अ लाइफ टाइम किसी के साथ ऐसा होता है। फिर मैं वहाँ पे एक और उनका हुआ, तो मैं 10 लाख जीता, 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख जीतने के बाद यू कैन से दैट कि मेरा कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही बूस्ट हो गया था, क्योंकि मैंने एक भी जवाब गलत नहीं दिया था। सो आई वॉज गोइंग इन अ पेस कि 10 लाख तक मैं जीता। फिर मेरे को वापस मैं जब मेकअप रूम में गया था, तो उसी लेडी ने मुझे कहा था कि मनप्रीत जब खेलोगे ना हिसाब से खेलना। शी वॉज गिविंग द हिंट। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हिसाब से खेलना। मैं बस अब तो मैं करोड़ के लिए भी खेलूंगा। तो मैंने 1 करोड़ के लिए भी ट्राई किया। तो सवाल आया था, तो सवाल थोड़ा सा मुश्किल था। तो मुझे मेरे मॉम ने मना कर रहे थे कि मत खेल, कहीं तू हार ना जाए। मैं नहीं, मेरे को तो खेलना है। तो मैं 1 करोड़ के लिए खेला, तो समझ में मैं हार गया, मैं नहीं जीत पाया वो चीज़ को। तो थोड़ा सा मन खराब हुआ था। और सलमान खान ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम इतना पैसा खुद भी अपनी लाइफ में ज़रूर कमा लोगे, तो डोंट फील डिसहार्टेड, सब कुछ ठीक है। लेकिन सब लोग चिल्लाए। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जब तक आप खेलोगे नहीं तब तक आप जीतोगे कैसे। हार जीत तो है लाइफ में, लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटी को झेलना पड़ेगा, उसको उसके साथ आपको जाना पड़ेगा, फ्लो में जाना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं हट जाऊं पीछे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लाइफ में रिस्क कहीं ना कहीं लेना पड़ता है। तो मैंने वो रिस्क लिया था, नहीं हुआ ठीक है, मुझे तो रिग्रेट नहीं है। बट मेरे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वही थी कि वो जो पूरा मोमेंट था। और मुझे याद भी था कि सलमान खान मुझे कह रहे थे कि तुम कहाँ से हो। मैं बोला कोलकाता से हूँ। तो कोलकाता में क्या करता हूँ? मैं मॉडलिंग करता हूँ। तो मतलब कोलकाता में मॉडलिंग होती है? मैं होती है थोड़ी बहुत। तो मुझे सलमान खान कह रहे थे कि काम का मेरा नंबर ले ले और मुझे कांटेक्ट करना। एंड जस्ट व्हाट आई कैन से दैट कि जैसे आज का जो वक्त है ना, आप देखो, आप सोशल मीडिया में इतने एक्टिव हो। आजकल की जो जनरेशन है वो काफ़ी अलग माइंड से चलती है, बहुत ही बिजनेस माइंडेड चलती है सब लोग। मैं उस टाइम मेरी लाइफ में था कि बस टीवी में दिख रहा हूँ, फोटो आ जाएगी पेपर में, बस हो गया लाइफ में, और क्या चाहिए। आई डिडंट मैन,
एक्चुअली एवरीथिंग। मैं नहीं सोच रहा था कि मुझे सलमान खान से कांटेक्ट करना चाहिए, उनका प्राइवेट नंबर मिल रहा है तो मुझे लेना चाहिए था, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं बोला बस ठीक है, मैं फ्लो में था और आ गया। उन्होंने मेरे ऑटोग्राफ भी दिया मेरे फोटोज़ के ऊपर, कुछ ऐसा करके मैं लेकर भी आया। बट बात की बात वही है कि मैं बाद में ट्राई भी किया, लेकिन फिर वो होता है ना कि शो ख़त्म, काम खत्म, पैसा हजम, अब अपने घर जाओ, आप सलमान खान से अब आप नहीं मिल सकते हो। उस वक्त जो था तो था, तो मैंने वो मोमेंट भी मिस कर दिया। सो बट जो भी है, मेरी वो यादें बहुत अच्छी हैं, तो मैं उस चीज़ को, और इसी मोमेंट के बाद ही मेरा माइंड घूम गया था कि नहीं, मुझे एक्चुअली इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहिए। एक अंदर से आवाज़ आई थी कि अगर होता है ना कि भगवान एक हिंट देता है आपको, हाँ। कि आपको इस इंडस्ट्री में जाना है कि नहीं जाना है। हाँ। तो ये मोमेंट ही मुझे वो दिखा रहा था कि यू शुड गो फॉर दिस इंडस्ट्री समवेयर डाउन द लाइन। अब कामयाब होंगे कि नहीं होंगे वो आपकी फाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन यू शुड चूज दिस। बहुत इंटरेस्टिंग था ये स्टोरी आपका। मुझे ये जानना चाहते हो कि मॉडलिंग के लिए आपका थॉट क्या है? इस जनरेशन में मॉडलिंग जो लोग अभी सीख रहे हैं मॉडलिंग को, तो उसके लिए जो भावना मैंने थॉट है उन लोगों का कि मॉडलिंग कुछ दिन सीख के या फिर कुछ महीने में हम मॉडल बन जा सकते हैं, कि ऐसा क्या सच में हो सकता है कि कोई कुछ दिन के लिए मॉडलिंग सीखे और सुपरस्टार बन गए, या फिर बहुत अच्छे से ब्रांड के साथ काम करने का मौका मिल जाए? ये क्या पॉसिबल है? देखिए, मेन बात ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, ग्लैमर इंडस्ट्री, ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज उस हिसाब से नहीं है। जैसे कि आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप MBBS करते हो, लॉयर के लिए LLB, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स हैं। वो एक तरीका है सही से अप्रोच करने का, ठीक है ना। आज भी हमारे इंडिया में उस टाइप की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड मॉडलिंग एजेंसी तो उतनी है नहीं, है भी तो शायद बहुत ही कम होंगी, या तो है नहीं। और डिज़ाइनर्स के लिए है, जैसे NIFT, वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। बाकी प्राइवेट्स बहुत सारी, INFT, आपकी बहुत सारी और है। लेकिन मॉडल्स के लिए एक अप्रोच उतना इजी नहीं है कि मुझे अगर मॉडल बनना है तो मैं बचपन से इतनी पढ़ाई करूंगा, उसके बाद इस इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, इस कॉलेज में जाऊंगा, मॉडल बनूंगा और अपना काम करना शुरू कर दूंगा। ऐसी इंडस्ट्री हमारी है नहीं। हमारी इंडस्ट्री में एंटर करना सबसे पहले बहुत मुश्किल काम है। मैं ही जब इस इंडस्ट्री में एंटर किया था तो मैं अपने लाइफ के पहले तो 3-4 साल थोड़ा सा भटकता रहा। चाहे मैंने 10 कदम कर लिया था, पर स्टिल मैं भटक रहा था कि किन किन सही लोगों के पास जाऊं, अप्रोच करूं, कैसे अप्रोच करूं। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे ज़माने में ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक था, और कुछ होता था उस ज़माने में, और यूट्यूब भी नहीं था उतना, शायद था ही नहीं, मुझे लग रहा है। तो उस टाइप से आप लोगों को अप्रोच नहीं कर पा रहे कि डायरेक्ट आप बड़ी एजेंसी को पकड़ो, तो लोग भटकते हैं। और लोगों को अगर ये लगता है कि वो आएंगे, मॉडलिंग करेंगे और एकदम से सुपरस्टार बन जाएंगे, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक आपकी बैंड नहीं बजेगी, जब तक आपको नाकामयाबी का फेस नहीं देखना पड़ेगा, तब तक आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। क्योंकि जितनी बार आप जीतते जाओगे, आपके अंदर घमंड पैदा होता है। हार ही आपको सिखाती है, जीत कभी कुछ नहीं सिखाती। कोई इंसान अगर जीतता है कुछ नहीं सीखता है, उसको उल्टा अपने ही बातों पे और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं जो हूँ एकदम सही हूँ। हार ही आपको सिखाती है कि आपको अपने में बदलाव लाना है, चेंजेस लाने हैं, और वो चेंजेस ही आपको आगे बढ़ाती है। तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि कॉर्पोरेट्स हुआ, आपका टीचर का जॉब हुआ, डॉक्टर्स हुए, बिजनेस हुआ, सब में डिप्रेशन होता है। हर आदमी हर वक्त कामयाब नहीं होता है। और हमारी इस इंडस्ट्री में, जैसे कि मैंने अभी कहा, कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं है इसमें अप्रोच करने का, कि पढ़ाई किया, कॉलेज किया और मॉडलिंग में घुस गए और मॉडल बन गए। तो इसमें क्या होता है ना कि राह से भटकना, डिप्रेशन, एंजाइटी, हारने की बातें, खुद को इंफीरियर फील करना, आपका पब्लिक रिलेशन उतना बढ़िया ना होना, पब्लिक स्पीकिंग पावर उतना बढ़िया ना होना, कॉन्फिडेंस लेवल उतना ना बढ़िया होना, ग्लैमर इंडस्ट्री के हिसाब से आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए कि आपको आर्ट्स को लेकर आपके अंदर दिलचस्पी होनी चाहिए। आर्ट्स का मतलब चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे आपको डांस हो, चाहे आपकी एक्टिंग हो, कुछ भी हो, आर्ट्स को लेकर आपके अंदर वो दिलचस्पी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इस इंडस्ट्री में घुसना बहुत मुश्किल है। आप इस इंडस्ट्री में अगर आ रहे हो कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है,
एक बिजनेस माइंड लेकर आप इस इंडस्ट्री में अप्रोच कर रहे हो, तो आप बैक ऑफ द कैमरा रह सकते हैं। बैक ऑफ द कैमरा स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, कुछ भी बनिए, बैक ऑफ द कैमरा रहिए। लेकिन अगर आपको कैमरे के सामने रहना है तो आप में वो आर्ट, वो कला और कला को लेकर वो दिलचस्पी और वो प्यार होना ही चाहिए। पैसे से ऊपर अगर आप अपने कला को, अपने करियर को, अपने हुनर को ऊपर रखोगे, तभी आप कामयाब होगे इस इंडस्ट्री में। अगर आप पैसे को लेकर चल रहे हो कि मुझे पैसा कमाना है, बस मैं आ गया मॉडलिंग में, होगा नहीं। क्योंकि पहली बात तो अनसर्टेनिटी इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है, लाइफ स्पैन भी बहुत कम है। देखिए, लड़का और लड़की के अगर लाइफ स्पैन की बात की जाए कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में कौन कितने साल टिकता है, लड़कियां बहुत जल्द इंडस्ट्री में आ जाती है। लाइक 14 ईयर्स 15 ईयर्स की एज में दे बिकम अ मॉडल। 13-14 ईयर्स की एज में अगर आप किसी लड़के को लेकर आओगे तो वो क्लिक नहीं करता है, ना उसमें वो बात होती है। लेकिन एक लड़की फीमेल मॉडल अपने टॉप में रहती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम या मिनिमम टू मिनिमम, जो भी बोले आप, 30 ईयर्स की एज तक वो क्लिक करती है टॉप तक। 30 ईयर्स की एज के बाद थोड़ा सा मार्केट कम हो जाता है, क्योंकि हमेशा फ्रेश फेस की पहचान रहती है। क्या फ्रेश फेस आ रहा है, फ्रेश गर्ल आ रही है, फ्रेश फेस है, फ्रेश लुक्स है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है मॉडलिंग इंडस्ट्री में। बट व्हेन इट कम्स टू गाइस, लड़कों के हिसाब से जितना वक्त आपका बीतता है, आपके चेहरे पे वो मैच्योरिटी और वो जो आपका काम के प्रति जो आपका जज्बा है वो ज़्यादा दिखता है चेहरे पे, टाइम लगता है। वैसे भी लड़कियां जल्दी मैच्योर होती है इन द सेंस की बातों को लेकर, और लड़के थोड़े से बचकाने रहते हैं एक उम्र तक। मतलब आई कैन से दैट 22-25 साल की उम्र तक भी लड़के बचकाने ही रहते हैं। मैं खुद था, मतलब समझ में नहीं आता है कहाँ कैसे अप्रोच करना है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स बहुत जल्दी समझ जाती हैं चीज़ों को कि कैसे कोई भी काम में अप्रोच आपको रखना है। तो लड़कों को टाइम लगता है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि एक लड़का का 50 साल की उम्र में भी चला जाए, 50 ईयर्स की एज में भी, सो वो मॉडल भी बनकर रह सकता है, अच्छा मॉडल बनकर भी रह सकता है, और उसके पास काम की कमी नहीं होती। बट बात यह है कि टिकना मुश्किल है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि मैंने वो कहा ना कि आजकल बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स हो रहे हैं, एक के बाद एक नया आई कैन से द नया स्टॉक आ रहा है। हर कुछ महीनों के अंदर नए लोग आ रहे हैं, नए लड़के लड़की मॉडलिंग्स में आ रहे हैं। हो सकता है कि उसमें से 98% आकर चले जा रहे हैं, पर 2% तो आ रहे हैं ना हर महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर। तो लोगों का आना लगा हुआ है। और आज के ज़माने में आपको कह सकता हूँ कि हमारे ज़माने में मॉडलिंग को लेकर जितना प्रोफेशनलिज्म नहीं था, जो समझ ही नहीं थी कि कैसे बन के आगे निकलना है, आज के जो लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं वो काफ़ी समझदार हैं। वो पहले से अपना होमवर्क कर आ रहे हैं। मतलब हम लोग का जो अप्रोच था एक ज़माने में, उस हिसाब से इनका होमवर्क ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि एक्सपोजर अच्छा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दे नो हुम टू अप्रोच। आज किसी भी अगर बंदे को कहा जाता है कि आपको इस कैटेगरी में इस फोटोग्राफर को अप्रोच करना है, या इस कोऑर्डिनेटर को, या इस एजेंसी को अप्रोच करना है, सो आपको ये बात समझ में आ जाती है कि मैं जाऊंगा फेसबुक, इंस्टा में सर्च करूंगा, देखूंगा कि कौन से लोग कैसे जेन्युइन है कि नहीं है। सो आजकल के लोग काफ़ी समझदार हैं बातों को लेकर। बट मैं यही बोल सकता हूँ कि हो सकता है कि हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी आजकल कामयाबी मिल रही है। यू विल गेट सम शूट्स, यू विल गेट सम शोज, आते सारी हो सकता है, लेकिन सरवाइव करने के लिए सिर्फ आपका गुड लुक्स होना काफ़ी नहीं है कि अभी गुड लुक्स हैं, बहुत सुंदर हो आप, और बहुत आप देखने में काफ़ी अच्छे हो, और आप में बहुत टैलेंट है, और बस टैलेंट के बेसिस पे ही आप आगे निकल जाओगे और कई साल सरवाइव करोगे। मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा होता नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है सरवाइव करने के लिए वो एक ही है, वो है PR, पब्लिक रिलेशन, जो आई थिंक किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी बिजनेस में, किसी की भी नौकरी में इसकी बहुत ज़रूरत है। पब्लिक रिलेशन, लोगों से मिलना, बातचीत करना, मीट करना, उनको उनके हिसाब से सही बात करना, समझना, मार्केट में क्या चाहिए उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार कीजिए, तभी आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकोगे। और कोई अगर ये बोलता है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में कैसे टिका जाए, कैसे रहा जाए, एक ही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, वो है अपग्रेड। आप अपने को अपग्रेड कीजिए, कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। जैसे किसी ने कहा था, मैंने कहीं सुना था कि आईफोन हर साल आता है, क्यों आता है, क्या जरूरत है, एक बार तो अच्छा फ़ोन बना कर दे दिया,
क्यों आता है? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं हर साल अगर अपने नए नए मॉडल्स नहीं लाऊंगा विद अपग्रेडेशन, अपग्रेड कर कर कर, तो दूसरी कंपनियां, सैमसंग जैसी कंपनियां उसको टेक ओवर कर जाएंगी। सो अगर आपको टिकना है इस इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे दौर तक, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, मार्केट में देखिए कि क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे लुक्स की रिक्वायरमेंट है, कहाँ तक क्या चीज़ चाहिए, और अपने को अपग्रेड कीजिए। एंड आई कैन से दैट कि हाँ, मॉडलिंग के अंदर सर्वाइव किया जा सकता है। टफ है, मुश्किलें हैं, मुश्किलें कहाँ नहीं है, ज़िंदगी जीना ही अपने आप में मुश्किल बात है, पर आप फाइट कीजिए और सही अप्रोच रखिए, और पॉजिटिविटी रहना बहुत ज़रूरी है। अक्सर पॉजिटिविटी लोगों की ख़त्म हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि जब कुछ दिनों तक काम नहीं मिलता है, घर बैठे हैं, प्रॉब्लम्स आती है, वो हम सबके मॉडल्स के अंदर आती है, सबकी लाइफ में आती है, बट सर्वाइव फिर वही करता है जो अपने को अपग्रेड करता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपका जो आपने बहुत सोल्यूशन भी दी है कि किसी का गुड लुक्स होने से नहीं होगा, उसके साथ साथ बहुत टैलेंट भी नहीं होगा। तो बहुत सारे क्वेरी आता है हम लोग का तो एलीट मॉडल एकेडमी में, उसमें क्वेरी आता है कि हेवी वेट प्लस साइज मॉडल क्या सीख सकते हैं, वो लोग मॉडलिंग कर पाएंगे, कितना टाइम तक कर पाएंगे, उनके लिए पॉसिबल है कि नहीं, ये सब क्वेरी आते हैं। तो ये सारे क्वेरी के डिटेल्स में अगर कुछ सजेशन आप देते तो। देखिए, बात यहाँ पर ये है कि हमारी जो ग्लैमर इंडस्ट्री है ना, वो कोई आप कह सकते हैं कि लाइक अ ट्री, जिसके अंदर बहुत अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ एक टाइप की ही इंसान की ज़रूरत है, बस वो फिट है तो वो काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हमें शॉर्ट हैकेट पर्सन की भी ज़रूरत है, कुछ हैवी वेट जैसे आप बोले प्लस साइज, उनकी भी ज़रूरत है, पतले लोगों की भी ज़रूरत है, फिट लोगों की भी ज़रूरत है, अलग अलग स्किन कलर्स की जो लोग होते हैं, अलग अलग स्किन टेक्सचर के, उनकी भी ज़रूरत है। कोई भी यहाँ पे स्किन कलर सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है, सबकी ज़रूरत है। सो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर कोई आके बोल रहा है कि मैं प्लस साइज़ का हूँ और मुझे मॉडलिंग करनी है, मैं कोई मॉडल बनना चाहता हूँ, सो हमारे इंडस्ट्री में भी प्लस साइज़ के लोगों का भी शूट्स होता है। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ कि कोई एड फिल्म है, एक ऐड बन रही है जिसके अंदर एक इंसान को दिखाना है जो बहुत खाना खाता है, ठीक है। तो मैं रैंडमली किसी भी मोटे इंसान को पकड़ कर लाऊंगा, बोलूँगा आप चलो आप कर लो, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि मॉडलिंग का मतलब होता है कि आपको कैमरा फेसिंग, कैमरा कैसे फेस करते हैं, लाइटिंग की समझ हो, कपड़े पहनने का ढंग आता हो, आपको अपना कहाँ पे अपना पोस्चर रखना है, एंगल ऑफ फेस, आपकी ग्रूमिंग कितनी होनी चाहिए। अगर आप प्लस साइज के भी हो, ग्रूमिंग होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप पतले हो, अगर आपकी ग्रूमिंग नहीं है तो तब भी आप सेलेक्ट नहीं होगे। अगर आपकी बहुत अच्छी फिजिक है और आप ग्रूम्ड अप नहीं हो, तब भी आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ग्रूमिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके डे टू डे जो लाइफ होता है उसमें हर जगह पे काम आती है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, कोई पार्टीज में जा रहे हो, कोई इवेंट्स में जा रहे हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यहाँ तक कि अगर आप एक टीचर भी हो, बच्चों को पढ़ा भी रहे हो, तो बच्चे भी ज़्यादातर रिस्पेक्ट उनकी करते हैं जो वेल ग्रूम्ड अप पीपल होते हैं। जो अच्छे टीचर जो वेल ग्रूम्ड अप है, इनको कपड़े अच्छे से पहन कर आ रहे हैं, जिनको पता है कैसे तरीके से बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो जो प्लस साइज के जो लोग होते हैं, अगर वो वेल ग्रूम्ड अप है, उन्होंने ग्रूमिंग की है किसी भी इंस्टीट्यूट से, अगर कोई ऐसे कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ग्रूमिंग होती है, मे बी द पर्सन हुआ दे यार, मतलब अगर कर रहे हैं वो उस चीज़ की चीज़, तो उससे भी ग्रूमिंग बेटर होती है। तो मान लीजिए कभी कोई ऐसा शूट आता है, कोई होर्डिंग शूट आता है, आप देखोगे खाली होर्डिंग्स में ज़रूरी नहीं सिर्फ गुड लुकिंग पीपल ही सिर्फ होर्डिंग्स में दिखते हैं, कि जिनके बड़े सिक्स पैक हैं और बहुत ही खूबसूरत एक लेडी, बस खाली वही आपको दिख रही है होर्डिंग्स में, ऐसा होता नहीं है। होर्डिंग्स में हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, लंबा है, क्योंकि इंसान दुनिया में बहुत तरह के हैं। और आप एक बार याद रखिएगा, फिल्मों में, होर्डिंग्स में, पेपर में जो न्यूज़ आपके कट करते हैं, एड्स आती हैं, वो ज़्यादातर अपने मॉडल से या एक्टर्स से ऐसा कनेक्शन क्रिएट करवाने की कोशिश करते हैं जो ऑडियंस के साथ जुड़े। ऑडियंस सिक्स पैक लेकर नहीं घूम रही, ऑडियंस बहुत खूबसूरत नहीं है, सब लोग अपने अपने काम में बिजी है,
जिंदगी में बिजी हैं, लोग मरे पड़े हैं पैसा कमाने के लिए, घर बार है, बच्चों को पालना है, मम्मी पापा को देखना है, लोग अपनी जिंदगी में पूरा एकदम डूबे हुए हैं। तो वो जो ग्लैमर इंडस्ट्री होती है वो हमेशा कोशिश करती है कि हम लोग ऐसे तरीके से कुछ मॉडल्स को या कुछ एक्टर्स को ऐसे पोर्ट्रेट करें अपने होर्डिंग्स में या अपने शूट्स में, जिससे वो नॉर्मल पीपल से कनेक्शन क्रिएट कर सके। सो खाली ये मत में सोचिएगा कि वो प्लस साइज मॉडल है तो उसे काम नहीं मिलेगा, मिलेगा, उसको भी मिलेगा। यहाँ इंडस्ट्री में सबके लिए काम है, बस आपको आपकी कीमत पता रहनी चाहिए और सही इंसान के पास, आपको सही एजेंसी के पास या सही कोऑर्डिनेटर के पास अपने को अप्रोच करना है। अपना फोलियो, अपनी पिक्स, आपका जो भी डेटा है लेकर जाइए, दिखाइए, ज़रूर काम मिलेगा। अगर कोई एक बच्चा बहुत छोटी उम्र में मॉडलिंग सीखना चाह रही है तो उसको मम्मी पापा को कैसा सपोर्ट देना चाहिए बच्चे को, स्टेप बाय स्टेप अगर वो बोलते हैं? देखिए, सबसे पहले है कि मैं भी जो शूट्स बहुत सारे करता हूँ और शूट्स में क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे आते हैं। कुछ मम्मी पापा लोग को देखता हूँ कि वो बच्चों को लेकर इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि ना तो उनकी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ना उनकी हेल्थ पे ध्यान देते हैं। क्योंकि देखिए, शूट्स में गारमेंट शूट्स ऐसे होते हैं कई बार बच्चों की, जो आप देखोगे कि जो गारमेंट्स होते हैं उसमें बच्चों की फ़ोटो बनी होती है उस गारमेंट्स को पहनकर, तो वो शूट्स होते हैं उन चीज़ों के। पेमेंट अच्छा है, पैसे भी कमाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप अपने बच्चे को कैमरे के सामने, छोटा बच्चा है, उसकी आंखें अभी सॉफ्ट हैं, लाइट का वो जो रिफ्लेक्शन होता है, वो स्पार्क होता है जो फ्लैश का, उसके सामने बच्चा शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स दिए जा रहा है। तो समवेयर डाउन द लाइन मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को लाइए, सिखाइए, मॉडलिंग सिखाइए, बच्चों का भी कोर्स होता है, सिखाइए, लेकिन बच्चे को काम बहुत लिमिटेड वे में ही करवाइए, क्योंकि अभी उसका वक्त है ग्रो करने का, समझने का दुनिया को। उसे खेलने दीजिए, ज़िंदगी इंजॉय करने दीजिए। मैं कई मम्मी पापा को देखता हूँ कि बच्चा स्कूल से पढ़कर आया, उसे शूट में लाए, शूट में 3-4 घंटा शूट कराया, फिर घर पे लेकर गए, ट्यूशन पढ़ाया, बच्चा पे सो गया। ना उसके पास खेलने का टाइम है, ना कुछ है, वो सिर्फ खाली शूट पे शूट किए जा रहा है। शूट कीजिए, मैं नहीं बोलता कि मत कीजिए, हम लोग को मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बच्चे की ज़िंदगी को भी बच्चा रहने दीजिए। अगर बच्चे की ज़िंदगी बच्चा नहीं रही और वो एक बड़ों की तरह बन गई है, तो वो लाइफ बच्चा शायद आगे चल कर उसकी लाइफ कुछ और ही बन जाएगी, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा बंदा, वो बात नहीं रहती है। और सेहत की भी बात है, आंखों की बात है, लाइट्स में ज़्यादा देर तक रहना, क्योंकि हम लोग तो लाइट्स में जब काम करते हैं फेस बहुत ख़राब हो जाता है, कभी कभी धूप में शूट करना पड़ता है, बच्चों को भी करना पड़ जाता है, कभी कैंपेन्स ऐसी होती हैं। सो आई वुड से कि आप बच्चों का ख्याल रखिए, लेकिन हाँ, बच्चों के लिए भी शूट्स हैं, बच्चों के लिए भी काम है, वो होता है। मैंने बोला ना कि यहाँ पे सबके लिए ही काम है, हर इंसान के लिए काम है। एजेड पीपल जो बहुत एजेड हो चुके हैं उनके लिए भी शूट्स हैं। जैसे आप कई एड्स देखते होंगे, च्यवनप्राश की एड देखना उसमें कि कई एजेड लोगों को भी दिखाते हैं, तो उनकी भी ज़रूरत है, बच्चों की भी ज़रूरत है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप उनको सही से कोर्स करवाइए, सही से समझाइए। और अगर बच्चे का भी इंटरेस्ट आता है मॉडलिंग में, कुछ बच्चों को आप देखोगे ना कैमरे के सामने बहुत जल्दी एकदम फ्रेंडली हो जाते हैं, और कुछ बच्चे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे नहीं होते हैं, जो नहीं होते ना, माँ बाप उनको बहुत मजबूर करते हैं। तो आई वुड से कि मजबूर मत कीजिए, उनके कोर्सेज करवाइए, मॉडलिंग में लेकर जाइए। मॉडलिंग जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे अच्छे ग्रूमर्स होते हैं, वो सिखाते हैं, सिखाकर तैयार कर बच्चों को लेकर जाइए। दैट्स द वे। थैंक यू, बहुत अच्छे सोल्यूशन दिए आप। और एक बात पूछना था कि हर एक मॉडल में क्या क्या पर्सनालिटी होना बहुत ज़रूरी है एक मॉडल बनने के लिए? मॉडल बनने के लिए अगर पूछा जाए, सबसे पहला बात तो होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही आपकी बॉडी लैंग्वेज को बिल्ड करता है। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, मैंने कई ऐसे 6 पैक के लड़कों को देखा जो 6 पैक लेके घूम रहे हैं, अच्छी फिजिक है, और जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, कहीं पे कोई डायलॉग बोलना है, कहीं शूट करना है, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है एकदम नीचे चला जा रहा है, और वो एकदम ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि उन्हें कुछ आता नहीं है, तो खराब लगता है। तो और मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जिनकी ना कोई फिजिक है ना कुछ है, कई लड़कियों को ऐसे देखा है जिनके कुछ खास लुक्स नहीं है, बट वो जो कॉन्फिडेंस के साथ जो वो एक्ट करती है, कैमरे के सामने खड़े होकर लेंस को पकड़ती हैं, वो लेंस को अपना दोस्त मान के चलती है। ऐसा नहीं कि लेंस को देखकर तो घबरा गए, ऐसा नहीं है, वो लेंस को दोस्त मानकर चलते हैं, लेंस में अपने आप को देखते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपकी फिटनेस बहुत ज़रूरी है। ये इंडस्ट्री बहुत चैलेंजिंग है, इसमें जब आपका शूट होता है तो कई कई घंटे आपको खड़े होकर शूट करना पड़ता है, कई कई घंटे, बैठने का मौका भी नहीं मिलता है। कभी आपका शूट सर्दियों में पहाड़ों में हो सकता है,
वी आर हैविंग स्नोफॉल, इंस्टेड डूइंग द शूट। कभी कभी गर्मियों में राजस्थान ले जाकर आपका शूट करवाएंगे, आउटडोर शूट होगा, इंडोर होगा, बारिशों में शूट करना पड़ेगा। कोई भी तरीका कुछ भी हो सकता है, आपको आधी रात का भी आपका शूट हो सकता है। कुछ शूट जो फुल नाइट चलते हैं, कुछ शूट्स होते हैं जो सुबह से लेकर रात तक चल रहा है, कभी ये टाइमिंग है, कभी वो टाइमिंग है। और टाइमिंग भी हो सकता है, जब हो सकता है कि कोई ऐसा पब्लिक हॉलीडे जब सब लोग सो रहे हैं, मजे कर रहे हैं और हम लोग वो काम कर रहे हैं, हम लोग शूट कर रहे हैं या शोज कर रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे इन सब के लिए आपके अंदर कहीं ना कहीं वो फिजिकल चैलेंज फेस करने का दम होना चाहिए। आई कैन से दैट कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है। जिम कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपसे सिक्स पैक नहीं बनेंगे, वो ह्यूज बल्जिंग बाइसेप्स एंड ट्राइसेप आप नहीं बना सकते हो, नॉट एन इशू, बट एटलीस्ट आप अपने आप को एक फिट रखिए। फिट बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है, बोथ फॉर द गर्ल्स एंड फॉर द बॉयज़। अपनी स्किन की केयर कीजिए, ईट हेल्दी, अच्छा खाना खाना दीजिए। जैसे आप ज़्यादातर जंक फूड अवॉइड कीजिए, घर का बना हुआ खाना सबसे अच्छा होता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब आप कंज्यूम कीजिए। नॉन वेज भी अगर खा रहे हैं तो एक सर्टन अमाउंट ही खाइए। और इफ़ यू आर हैवी लिफ्टर तो आपका चलता है नॉन वेज, और बाकी वो पर्सनल चॉइस के ऊपर है सबके। और मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सब तो सब ज़रूरी है ही यार, लेकिन साथ में एक और चीज़ होती है कि आपका एक अच्छा इंसान होना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग तो ये सब चीज़ें भी ज़्यादा दिन काम नहीं करेगी, क्योंकि हम इंसान हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, किसी को देखते हैं, तो सबसे पहले हम सामने वाले को रीड करते हैं। तो अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो तो आप कुछ दिन तक तो काम करोगे, लेकिन एक टाइम के बाद फिर वो इंडस्ट्री आपको अवॉइड करना शुरू कर देती है, क्योंकि उनको वो ह्यूमन बीइंग पसंद नहीं आ रहा है, बिहेवियर आपका ठीक नहीं है। सो ऑलवेज ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी होता है। कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप को वेल बिल्ड रखिए, अपने पॉस्चरिंग पे, अपने काम पे हमेशा ध्यान रखिए, अपग्रेड कीजिए, मार्केट देखिए कि कौन कौन से नए नए आपके स्टाइल्स मार्केट में आ रहे हैं, क्या नया फैशन आ रहा है, क्या आप उसके साथ एकदम अपने आप को लेकर चल रहे हो, समझ रहे हो क्या है क्या नहीं है, क्या हेयर स्टाइल रखना है, कैसे ड्रेसिंग्स रखनी है। ये सब चीज़ें मिलाकर किसी भी इंसान को आगे बढ़ाती है। और एक चीज़ पूछना था कि बहुत सारी क्वारी आते हैं कि 40 एज, 45 एज, 50 एज, तो ये उम्र का जो इंसान लोग हैं, तो उन लोग क्या मॉडलिंग में रह सकता है, क्या मॉडलिंग सीख सकते हैं, काम मिल सकता है उन लोगों को? कितना इजी है उन लोगों के लिए, या फिर बहुत टफ है ये सब? देखिए, मेरे लिए तो मैंने अभी कुछ दिन पहले जैसे वो कहा था कि यहाँ पर मॉडलिंग में हर एज, हर ग्रुप, हर तरह के इंसान की ज़रूरत है, चाहे वो कैसा भी हो, लड़का लड़की कोई भी हो, एनी वन, चाहे वो कैसी भी शेप का हो, चाहे वो किसी भी एज का हो, कोई भी एज का इंसान हो सकता है। तो एज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एज ग्रुप का अपना अपना काम है। आज मान ली एक ऐड करनी है जिसके अंदर मुझे एक लड़के के पापा का रोल करवाना है, या फिर मुझे एक ऐड बनानी है जिसमें मुझे एक बच्चे के दादी का रोल करवाना है, तो क्या मैं किसी जवान लड़का लड़की से काम करवा सकूंगा? नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। सो वी नीड मॉडल्स ना, वी नीड एक्टर्स, वी नीड दीज काइंड ऑफ पीपल जिनको समझ हो कि कैमरा सेंस, मैंने जैसे कहा था कैमरा सेंस की समझ हो, अपनी ग्रूमिंग सही हो। कहीं पर अगर कोई टीवीसी ऐड है, कोई होर्डिंग है, जब एक फ़ोटो खींची जाती है, एक होर्डिंग लगती है, तो एक फोटोग्राफर का काम होता है एक स्टोरी क्रिएट करना। वो फ़ोटो के अंदर आपको एक स्टोरी दिखनी चाहिए। एक लड़का लड़की अपनी फैमिली के साथ खड़े हैं, किसी वैकेशन में जा रहे हैं, या फिर कोई होटल में खाना खा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में हैं, तो हम लोग क्या ना एक स्टोरी क्रिएट होती है, वो उस स्टोरी के अंदर ही सारा फील मिल जाता है, ठीक है ना। कुछ वीडियोस होती हैं जिसमें काफ़ी टाइम मिलता है एलिब्रेट करके, वो समझाते हैं कि हाँ ठीक है आप बोल रहे हो, पर फोटो में क्या है, बस वो स्टिल शॉट में वो पूरी की पूरी बात समझा देते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे मॉडल्स, ऐसे एक्टर्स चाहिए जो वो एक स्टिल शॉट के अंदर वो पूरी कहानी समझाने का दम रखे अपने एक्सप्रेशन से। सो अगर आप कोर्सेस कर रहे हो, जूरी मतलब आप बैठ के आप ग्रूमिंग में जा रहे हो, आप क्लासेस कर रहे हो, सो आप जब ये सब क्लासेस करते हो तो आप यही सब तो सीखते हो। अगर एक एजेड बंदा भी अगर आकर, एक लड़का या लड़की एजेड पर्सन भी आकर अगर ग्रूमिंग क्लासेस ले रहा है, तो उसको ये पता रहना चाहिए कि आपकी मॉडलिंग के अंदर तो ये सब चीज़ें काम आएंगी।
मुझे कई लोग बोलते हैं कि हमारी तो एज हो गई, हम क्या काम करें। हम बोले यार नहीं, हमें चाहिए, वी नीड आर्टिस्ट, हमें आर्टिस्ट की ज़रूरत है। हम ही लोग जब शूट करने जाते हैं तो वहाँ पे कई बार जो एजेंसीज होती है वो हम लोग को पूछती है कि आपके पास कोई अच्छे वेल मिडिल एज या एजेड पीपल हैं जो ऐसे अच्छे शॉट्स दे सकें। एंड आई मस्ट से बहुत अच्छी पेमेंट होती है यहाँ पर, एक एक शूट में इतनी अच्छी पेमेंट मिलती है जितना कई लोग कॉर्पोरेट में काम कर कर पूरे महीने भर नहीं कमा सकते, वो सब एक शूट में कमा लेते हैं। सो इसमें पैसा बहुत है, लेकिन बस ये होती है कि आपकी सही एजुकेशन होनी चाहिए इस स्ट्रीम के अंदर, मॉडलिंग स्ट्रीम के अंदर। पता रहना चाहिए कि क्या ज़रूरत है, क्या ग्रूमिंग है, क्या कॉन्फिडेंस है, वो सब चीज़ें जो मैंने बोली है। और अब अप्रोच कीजिए, बच्चे से लेकर बूढ़ा इंसान भी इस इंडस्ट्री में अपना पार्ट प्ले करता है और अपने हक के पैसे लेकर जाता है। और एक चीज़ आपसे जानना था कि बहुत स्टूडेंट, आपने तो ऑलरेडी बहुत फैशन शो इवेंट किए हैं, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जाते हैं कि उनका कोई ग्रूमिंग नहीं हुआ है, बस पोर्टफोलियो भी नहीं है, कभी फ़ोटोशूट ऐसा कुछ भी नहीं किए, बस कैमरा के लिए कुछ दोस्त लोगों के साथ कुछ फ़ोटो ले लिए, उसके ऊपर डिपेंड करके चले गए इवेंट में। तो वहाँ जाने से उसको कुछ फ़ायदा मिलेगा, वहाँ से वो कुछ सीख सकती है, या फिर उसको डायरेक्ट ट्रेनिंग लेके फिर एक इवेंट प्लेटफॉर्म में जाके अपना एक्सपीरियंस नॉलेज करना चाहिए? कौन सा वे सही रहेगा? देखिए बात ये है कि आजकल के लोग हैं ना जो कि व्हाट कैन आई से, मैं तो बहुतों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो मुझे कुछ लेडीज़ होंगे कि कभी कभी बोलती है कि घर में बैठे हैं खाली, तो मैं बोला हाँ जी मैं समझ रहा हूँ, थोड़ी सी मॉडलिंग करवा दो। अब मैं बोला थोड़ी सी क्या मॉडलिंग करवा दो, अरे तुम तो बैठे हो ना, कुछ शूट दिलवा दो, कुछ कर देंगे। तो मैं उनसे पूछता हूँ आपका पोर्टफोलियो है, आपने कोई कोर्स किया है, कुछ आइडिया है? नहीं वो सब तो नहीं है। तो मैं पोर्टफोलियो बनाइए, पिक्स दीजिए, आगे एजेंसी में देना पड़ेगा, सिलेक्शन होगा। अच्छा ये सब होता है, मेरे को लगा थोड़ी सी मॉडलिंग कर लूँगी। सो आपको समझ में आ रहा है कि आज भी हमारे इंडिया में हम लॉयर को, डॉक्टर को एज अ प्रोफेशन मानकर चलते हैं, ये प्रोफेशनल है, ये दीज पीपल आर प्रोफेशनल, ठीक है ना। लेकिन आज भी हम मॉडलिंग इंडस्ट्री में स्पेशली मॉडल्स को, नॉट एक्टर्स को तब भी हम लोग मानते हैं वो लोग एक टीवी में दिख रहे हैं, मॉडल्स को और हमारी मॉडलिंग इंडस्ट्री को लोग वो ऐसे समझते हैं कि जैसे कि राह चलते अगर मेरा मन किया तो मेरा बच्चा मॉडलिंग कर लेगा, राह चलते अगर दादाजी का मन किया तो थोड़ी सी वो मॉडलिंग कर लेंगे। ऐसी बात नहीं है, मॉडलिंग भी एक प्रोफेशनल स्ट्रीम है। मैंने वही कहा था कि हो सकता है आप बोल रहे हो कि एक राइट पाथ नहीं है, एकदम स्ट्रेट पाथ आप नहीं बोल सकते हो कि हाँ पढ़ाई की, उसके बाद ये कोर्स किया और फिर मैं मॉडल बना और फिर मैंने कमाना शुरू कर दिया, मैं 9 to 9 जॉब कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मॉडलिंग का कोई टाइमिंग नहीं है, मॉडलिंग का कोई डे नहीं है। जिस डे पे लोग छुट्टी में बैठे हैं आप उस टाइम काम कर रहे हैं, जिस टाइम लोग घर पे सो रहे होंगे उस टाइम रात को बैठकर आप शूट कर रहे होंगे। सो ये टोटली एक अलग इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री की नॉलेज आम जनता तक बहुत कम है। बहुत नॉर्मल जो लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं कि मॉडलिंग क्या है। इसीलिए मैं ज़्यादातर, मेरे को जो कई लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि पोर्टफोलियो भी बन जाएगा, बड़ी बात नहीं है, आप काम भी कर लोगे, शायद कोई आपको रेफरेंस से बुला भी ले, बट तरीके से सीख कर किसी भी एक अच्छे मॉडलिंग इंस्टीट्यूट में, जैसे हमारा एलीट मॉडल एकेडमी है, कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट में आइए जहाँ पर आप ढंग से सीखिए, जिसमें सब कुछ सिखाया जाता है। कैमरे को फेस कैसे करना है, खड़ा कैसे होना है, अगर कोई शूट होता है तो शूट में शॉट्स कैसे देते हैं। जैसे मान लीजिए एक गारमेंट का शूट है तो गारमेंट इंडियन वेयर है, वेस्टर्न वेयर है, स्पोर्ट्स वेयर है, उसके शॉट्स कैसे होते हैं, उसमें कैसे आपको रहना है, कैसे बात करना है, कैसे खड़ा होना है, शॉट्स देने हैं, ये सब सिखाया जाता है। ये स्ट्रीम बहुत बड़ी है, कई महीनों तक भी अगर आप कोर्स करोगे ना तब भी सीखने के लिए बहुत कुछ रह जाएगा। ये इंडस्ट्री बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। सो आई वुड सजेस्ट कि कभी भी अगर आपको मॉडलिंग का दिल करे तो पहले उस चीज़ के लिए सीखिए, समझिए, उसको एज अ फन मत लीजिए, क्योंकि मॉडलिंग इंडस्ट्री कोई फ़न नहीं है। हो सकता है फन में आकर 1-2 काम कर भी लेंगे, लेकिन अगर आप सीरियस हो गए लाइफ में कि नहीं मुझे इसको लंबा मान के चलना है, देन यू नीड दैट एजुकेशन रिलेटेड टू ग्लैमर इंडस्ट्री। और एक बहुत प्रॉब्लम है इस मॉडलिंग इंडस्ट्री को लेके, वो है कि
हर एक स्टूडेंट का मम्मी पापा या फिर पेरेंट्स फैमिली मेम्बर यही सोचता है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री अच्छा नहीं है, बहुत एक बुरी नज़र से देखा जाता है। तो सच में क्या अच्छा नहीं है, या फिर आप क्या बोलते हो उस पेरेंट्स लोगों के लिए जो जिसको लगता है कि वो गलत है, वो कोई भी स्टडी के लिए इन्वेस्ट कर देती है लेकिन मॉडलिंग के लिए नहीं देती है। तो इसके वजह से आपको क्या लगता है कि उस मम्मी पापा के लिए क्या बोलना चाहिए आपको? देखिए, जहाँ तक बात ये चीज़ की है कि मॉम डैड प्रोटेक्टिव है अपने बच्चों को लेकर, आई अंडरस्टैंड, वो होता है, सबके माँ बाप होते हैं, हमारे माँ बाप भी है। थिंग इज़ दैट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बोल रहे हो कि मॉडलिंग इंडस्ट्री बुरी है, तो मैं बोल सकता हूँ ये दुनिया बहुत बुरी है। दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हर कोई दूसरे के सिर पे पाँव रखकर कुचल कर आगे बढ़ रहा है। कंपटीशन दिन ब दिन मार्केट में बढ़ रही है, हर स्ट्रीम में, आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाइए, लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और जो लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, वो कोई गांधी जी की कही हुई बातों पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये देश गांधी जी की राह पर आज़ाद हुआ है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आज जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, मैं खाली बस इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ की बात करो, लोग बस आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, दूसरों को दबा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुचल दे रहे हैं, सामने वाले का नहीं सोच रहे हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सब जो हो रहा है, ये सब कभी भी कैमरे में कैप्चर्ड नहीं होता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ है। लाइक एंड से इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, आप एक डॉक्टर हो या फिर आप एक प्लम्बर हो, कुछ भी आप कर रहे हो, कोई भी जॉब कुछ भी कर रहे हो, वो सब सामने नहीं आता है क्योंकि वो ग्लैमर से जुड़ा हुआ नहीं है। अब ग्लैमर इंडस्ट्री क्या है, वो कैमरे के सामने रहती है, तो जो कैमरे के सामने रहेगी सबसे ज़्यादा क्या दिखेगी, वही दिखेगी, क्योंकि हम लोग सब सारा दिन बैठ के मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी देखते हैं, कहीं पर शॉप में कोई टीवी लगा तो खड़े को दिखना शुरू कर देते हैं, कहीं न्यूज़ आ रही तो दिखना शुरू कर देते हैं। तो आप एट द एंड ऑफ द डे आप उसको फॉलो कर रहे हो ना, जो आपके कैमरे के सामने है। तो कैमरे के सामने जो है उसको आप फॉलो कर रहे हो, और कैमरे के सामने ग्लैमर इंडस्ट्री आ रही है, तो ग्लैमर इंडस्ट्री के अंदर अगर थोड़ी सी भी कोई गड़बड़ वाली चीज़ हो जाए तो उसको मैग्नीफाई कर लोग सामने रखते हैं कि देखिए कितनी गलत है ये इंडस्ट्री। मैं नहीं कहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम दुनिया में हर जगह पर है, हमारी इंडस्ट्री में भी है, सब जगह पर है, लेकिन बस ये है कि किसको ज़्यादा दिखाया जा रहा है, किसको कम दिखाया जा रहा है। सो आई वुड सजेस्ट कि प्रॉब्लम हर इंडस्ट्री में है, फाइट सब जगह करना है। लड़कियों की अगर आप बात करते हो कि हाँ लड़कियां सेफ नहीं है, तो क्या कहें कि ये दुनिया में तो दुनिया ही ऐसी है कि औरतों को बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम की हो, ठीक है ना। ऐसे तो आप नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान में जो कानून बनता है वो सिर्फ ग्लैमर इंडस्ट्री की में सिर्फ औरतों के लिए बनता है, वो पूरे ऑल ओवर जनता के लिए बनता है, जो पूरे हमारे देश में जो लोग रहते हैं सबके लिए बनता है। तो क्यों बनता है? क्योंकि हमें वुमेन्स राइट हर जगह पे सेव करनी है। गांव में भी है, गांव में भी औरतें सेफ नहीं है, तो आप क्या कहेंगे फिर? गांव में तो मॉडलिंग नहीं आती ना। तो आप सेफ की बात, जो सेफ्टी की बात कर रहे हो, आप अपनी एजुकेशन सही रखिए और सही अप्रोच रखिए। मैक्सिमम प्रॉब्लम पता कहाँ आती है? जब आपका अप्रोच सही नहीं होता है, गलत जगह भटक रहे हो, यहाँ वहाँ जा रहे हो, गलत लोगों से मिल रहे हो, आप सही लोगों को अप्रोच नहीं कर रहे हो जो सही काम करवा रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपको एक सही इंस्टीट्यूट में जाना है, सही से कोर्स करना है। जब सही से आप कोर्स करोगे, सही एजुकेशन लोगे, सही से ग्रूमिंग करोगे, राइट पोर्टफोलियो बनाओगे, सही एजेंसीज को अप्रोच करोगे, काम मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, ऊपर नीचे हो, तब मिलेगा। प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पर ना लोग सही से अप्रोच कर नहीं रहे हैं, भटक जा रहे हैं। और वो जो क्या कहते हैं कि हर इंडस्ट्री में कुछ गलत लोग होते हैं, वो हर इंडस्ट्री में होते हैं। आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में चले जाइए, वहाँ पे भी गलत लोग हैं। तो गलत लोग हैं, अब आपको समझना पड़ेगा, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ पेरेंट्स ऑफ दोज चाइल्ड, या अगर आप वो खुद इंसान हो जो आप फाइट कर रहे हो, आपको सही लोगों को अप्रोच करना है, सही से काम करना है। और इसी को कहते हैं स्ट्रगल।
जो हर स्ट्रीम में, हर इंडस्ट्री में है। তো দ্য এলিট সার্কেলের সমস্ত সদস্যদের উদ্দেশ্যে এটাই বলতে চাই যে আপনারা বুঝতে পারলেন যে স্যার কতটা বেশি হার্ডওয়ার্ক করেছে। তার কিন্তু অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনস এসছে, কিন্তু তিনি কখনো হার মানেননি, কারণ তার এটাই মনে হয়েছে যে এটা তার একটার পর একটা লড়াই। তিনি যদি নিজের সাথে ফাইটটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন তবেই কিন্তু তার একটা ভালো পজিশন তিনি হোল্ড করতে পারবেন। আর তিনি এটাও বললেন যে তুমি যত বেশি নিজের সাথে লড়াই করবে, যত একটার পর একটা তোমার সামনে সমস্যা আসবে, সেই প্রবলেমগুলোকে তুমি যত সলভ করে আগে এগিয়ে যেতে পারবে তত ভালো তোমার কিন্তু রেজাল্ট হবে। তো তোমার সব কিছু অল ওভার যায় তোমার রেজাল্ট আর তোমার বিহেভিয়ার আর তোমার মধ্যে থাকা ছোট ছোট পয়েন্টগুলো, কনফিডেন্স থেকে স্টার্ট করে কমিউনিকেশন স্কিলস, তার পাশাপাশি নিজে কতটা অ্যাক্টিভ থাকবে, নিজেকে মেনটেন করা, তারপরে তোমার বিহেভিয়ার, তার সাথে আরও অনেক কিছু যেগুলো অলরেডি স্যার পুরো পডকাস্টটার মধ্যে ক্লিয়ার করে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়াইজ বুঝিয়ে দিয়েছেন। তো তোমরা নিজেদের মধ্যে চেঞ্জেসগুলো আনতে স্টার্ট করো এবং নিজের মধ্যে বিশ্বাস রাখো যে তোমরাও পারবে তোমার নিজের মধ্যে থাকা ট্যালেন্টটাকে ইনহ্যান্স করে কনফিডেন্সের সাথে নিজের একটা ভালো আইডেন্টি তৈরি করে একটা ভালো মডেল হিসাবে নানা ডিজাইনারের সাথে কাজ করার সুযোগ পাবে। তো তুমি যদি পারো আজকে থেকেই নিজের মধ্যে এই জিনিসগুলো চেঞ্জেসগুলো অ্যাপ্লাই করতে স্টার্ট করে দাও এবং নিজের মধ্যে ভরসা রাখো যে তুমি পারবে। তাই আজকের এপিসোডটা এখানেই শেষ করছি। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে এবং তোমরা হয়তো অনেকেই এই এপিসোডটা যারা দেখছো তারা হয়তো অনেকেই স্যারের বিগ ফ্যান হতে পারো, তো তারা অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সবার জন্য লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করলে আপনি আমাদের প্রত্যেকটি পডকাস্টের এপিসোডের নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন। তুমি যদি তোমার এক্সপিরিয়েন্স নলেজ আমাদের সাথে দ্য এলিট সার্কেল পডকাস্টে শেয়ার করতে চাও তাহলে অবশ্যই নিচে দেওয়া জিমেলে মেল করো। এবং অলরেডি স্যার বলে দিয়েছেন যে আমাদের একটা এলিট মডেল ইনস্টিটিউট রয়েছে যেখানে মডেলিং শেখানো হয়ে থাকে এবং পুরোপুরি তোমাকে কাজও প্রোভাইড করা হয়ে থাকে এবং সাথে দেওয়া হয় অনেক গাইডেন্স। তো তোমার যদি মনে হয় যে তুমি মডেলিং নিয়ে কোনো কোয়ারি রয়েছে তাহলে অবশ্যই নিচে দেওয়া কন্ট্যাক্ট নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করো। অলওয়েজ তোমার পাশে থাকবে এলিট মডেল একাডেমি, হেল্প করবে, গাইডেন্স দেবে, তোমাকে সঠিক রাস্তায় নিয়ে যাবে। তো আজকের এপিসোডটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে আরও ইন্টারেস্টিং কোনো স্টোরি, ইন্টারেস্টিং জার্নি নিয়ে। সবাইকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। সবাই খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে। থ্যাংক ইউ।